Assalamu alaikum students. Sumbal Sana is here and this is my second lecture with you in these online classes. लास्ट वीक हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था मनी ज़र। आई होप कि आपको उसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने डिस्कस किया था बार्टर सिस्टम को, ज़र की टाइप्स को, ज़र के औसाफ को। आज हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं ज़र के जिस टॉपिक को, वो है आलाते ज़र एतबार। लास्ट वीक में मैंने ज़र एतबार आपको डिफ़ाइन कर दिया था कि ज़र एतबार से क्या मुराद है। ऐसा ज़र जो एतबार की तौर पर एतबार की बेस पर गर्दिश में आता है उसको हम ज़र एतबार कहते हैं। ज़र एतबार की जो टाइप्स हैं, रवायती टाइप्स को पहले हम डिस्कस करेंगे कि रवायती आलात उसके कौन से हैं। अब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ज़र एतबार के, जो उसके टाइप्स हैं, जो उसके आलात हैं, उनमें सबसे पहले है किताबी हिसाब, बुक अकाउंट। बुक अकाउंट से मुराद ये है कि आम रूटीन में छोटे से दुकानदार, जो मोहल्ले के कोई भी दुकानदार होते हैं, वो जो उधार लेन देन के लिए उधार ख़रीदते जब जिस टाइम में उनसे कोई भी शख्स उधार लेता है तो वो उसको नोट डाउन कर लेते हैं। अब जो नोट डाउन करते हैं वो 1 मंथ के एंड में, वीक के एंड में या कुछ डेज़ के बाद वो शख्स उन्हें वापस कर देता है, उसकी पेमेंट कर देता है जो भी ख़रीदारी उसने उधार की होती है। इसका जो हिसाब नोट डाउन किया होता है उसको किताबी हिसाब कहते हैं। नेक्स्ट वन है पैरामीसरी नोट या प्रोनोट। पैरामीसरी नोट या प्रोमोट से मुराद ये है, प्रोनोट ये उधार लेन देन के दरमियान में, कर्ज़ख्वाह और मकरूज़ के दरमियान में एक नोट, एक तहरीर नोट की होती है, जिसमें ये होता है कि अगर ये तहरीर जो एक वादा किया गया होता है एक मखसूस टाइम पीरियड का, अगर उस तक उधार वापस नहीं किया जाता तो फिर किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है जिस शख्स ने कर्ज़ दिया है। ये नोट कुछ इस तरह से होता है जैसा कि अगर यहाँ पर ये नोट डाउन किया गया है कि इसकी तहरीर कैसे होगी। इसमें एरिया मेंशन किया जाता है, फिर इसमें डेट मेंशन की जाती है कि कौन सी जगह पर किस डेट को ये तहरीर लिखी जा रही है। फिर तहरीर कुछ यूँ नोट डाउन की जाती है, मैं वादा करता हूँ कि आज से 3 माह बाद कि बेटे डिफरेंट टाइम पीरियड है, ये कोई शख्स जितने टाइम के लिए मनी लेता है वो ही नोट डाउन करेगा। यहाँ पे सपोज़ किया गया है कि 3 माह का टाइम पीरियड है। 3 माह के बाद जाहिद बशीर को या जिसे वो चाहे, मीन्स ये कि जिस शख्स से ली गई है उसका नेम नोट डाउन किया जाएगा। मुबल्लिग 1000 रुपये जिनकी मालियत की अशिया वसूल कर ली गई है अदा कर दूँगा। ये टाइम पीरियड, इसमें डेट मेंशन की है, इसमें यहाँ पे तो ये मेंशन किया है 3 माह के बाद। तो बेटे वो 10 डेज़, 1 डे, कोई भी जितना भी टाइम पीरियड होगा, वो 1 ईयर जो भी होगा यहाँ पर नोट डाउन किया जाएगा। लास्ट में फिर वो शख्स जिसने कर्ज़ लिया है वो अपने दस्तखत करेगा, अपना नेम और अपना एड्रेस पुट डाउन करेगा। नेक्स्ट वन है हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज। हुंडी जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, आमतौर पर ये कारोबारी लोग इसे यूज़ करते हैं और उस वक्त यूज़ करते हैं जब ख़रीदारी में कोई एक शख्स, जो शख्स किसी चीज़ को फ़रोख्त कर रहा है उसे ज़र नकद की ज़रूरत हो, जबकि जो शख्स ख़रीद रहा है वो उस टाइम फ़ौरी अदायगी ना कर सकता हो, तो उनके दरमियान में एक हुंडी तैयार कर ली जाती है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है। वो इसे किसी शख्स के पास ले जाकर वो अदा कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये बिल ऑफ एक्सचेंज यानी हुंडी ये बैंक ही बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स ने कोई शय ख़रीदनी है, उसके पास उतनी रकम नहीं है कि वो फ़ौरी तौर पे अदा कर सके। दूसरी तरफ वो शख्स जो वो शय फ़रोख्त कर रहा है वो उसकी फ़ौरी नकद रकम उसको नीड है, वो रिक्वायर कर रहा है, उस टाइम वो बैंक के पास चले जाएंगे। बैंक जो है वो रकम अदा कर देगा, जिस शख्स ने कोई शय फ़रोख्त की है वो उसकी अदायगी उसको हो जाएगी और वो चला जाएगा। नेक्स्ट वन, अब जो हुंडी रिटर्न होगी वो बैंक और उस शख्स के दरमियान में होगी जिस शख्स ने कोई शय ख़रीदी है और उधार ख़रीदी है, उसकी जगह पर बैंक ने अदा की थी। अब वो हुंडी में मेंशन किया गया होगा, डिफरेंट टाइम पीरियड की होती है, उसमें मेंशन किया गया होगा कि बैंक को या मतलब बैंक को वो रकम वो शख्स अदा कर देगा जितने टाइम पीरियड की भी हुंडी है। हुंडी की टाइप्स नीचे डिस्कस की गई हैं, जिनमें सबसे पहली है दर्शनी हुंडी, फेस बिल। दर्शनी हुंडी वो होती है, ये जिस शख्स के नाम पर लिखी गई होती है, उस शख्स को जैसे ही ये हुंडी मिलती है उसने फ़ौरी तौर पर उसकी अदायगी करनी होती है। फिर उसके बाद है मुद्दती हुंडी। मुद्दती हुंडी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये 3 माह, 6 माह, 9 माह के बाद का टाइम भी इसमें हो सकता है कि इतने टाइम पीरियड के लिए लिखी जाती है। इतने टाइम पीरियड के बाद इस हुंडी से के मुताबिक जो रकम है वो बैंक को अदा कर दी जाएगी, लेकिन इसी हुंडी को भट्टा भी लगवाया जा सकता है तजारती बैंक से, यानी एक बैंक की हुंडी है, दूसरे बैंक से हम उसे भट्टा लगवा सकते हैं कि उस बैंक से रकम लेकर उसको अदा कर दी जाए। और इस पर भट्टा लगने का मतलब ये है कि अब ये रकम अब न्यू जिसने भट्टा लगाया है उसको, यानी जिसने इसको स्टैम्प किया है, जिसको भट्टा लगाना कहा जाता है, उसको अदा की जाएगी।
आई थिंक ये आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन बेटा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट वन हमारे पास है गैर मुल्की हुंडी, विदेशी हुंडी भी जिसे कहा जाता है। विदेशी हुंडी वो होती है जब किसी एक मुल्क के ताजर किसी दूसरे मुल्क के ताजर के साथ उधार लेन देन खरीदारी के वक्त करते हैं तो वो हुंडी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हुंडी लिखने वाले को ड्रॉर और ये मेंशन किया हुआ है कि हुंडी लिखने वाले को ड्रॉर कहा जाता है और हुंडी जिसके नाम पर लिखी गई है उसको ड्रॉवी कहा जाता है। नेक्स्ट वन है देशी या मुल्की हुंडी। जी, अब देशी या मुल्की हुंडी से मुराद ये है कि एक मुल्क के अंदर रहते हुए जब मुख्तलिफ ताजिर आपस में लेन देन करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं और उधार की बिना पर करते हैं तो दरमियान में जो हुंडी का इस्तेमाल किया जाता है उसको देशी या मुल्की हुंडी कहा जाता है। बेटा इसकी लिमिट भी वही 3 माह, 9 माह, 6 माह कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट वन टाइप है हमारे पास जो ज़र एतबार की, वो है चेक। और ये चेक वो टाइप है जो कि आप में से हर कोई ही जानता है कॉमनली। चेक एक ऐसा हुक्मनामा होता है जिसमें ये मेंशन किया जाता है कि ये चेक जो है जिस शख्स के नाम पर ये चेक लिखा गया है उस शख्स को बैंक में से इतनी रकम अदा कर दी जाए। लेकिन एक चेक के लिए उस पर मौजूद रकम की अदायगी के लिए जिन बातों का या जिन शराइत का पूरा होना ज़रूरी है उनमें नंबर 1 है चेक जारी करने वाले के अकाउंट में डेफिनेटली अमाउंट उतनी होगी तो फिर ही अदायगी मुमकिन है। सेकंड वन पॉइंट है चेक पर तमाम इंदराज सही होने चाहिए, स्पेशली जिस शख्स के बैंक से ये रकम जा रही है जिसका ये चेक है उसके सिग्नेचर बिल्कुल एक्यूरेट उस पर मौजूद होने चाहिए, वरना चेक की रकम जो है वो अदा नहीं हो सकेगी। नेक्स्ट अब हम चेक की टाइप्स में जाएंगे। इसकी 4 टाइप्स हैं, 4 सूरतें। नंबर 1 हामिल चेक। जी, बेयरर चेक। हामिल चेक ऐसा चेक होता है जो जिस शख्स के हाथ में आ जाए वो ही उससे रकम हासिल कर सकता है। इसमें नेम की जगह पर चेक में बेयरर का लफ्ज़ पुट किया गया होता है और ये एक नॉर्मल चेक होता है। ये किसी भी स्पेशल शख्स के नाम पर नहीं होता बल्कि ये बेयरर होता है। कोई भी शख्स इसे जाकर चेक को कैश करवा सकता है और ये शख्स अगर ये चेक गुम जाए तो जिस शख्स के हाथ में है वो ये अमाउंट हासिल कर सकता है। नेक्स्ट वन है हुक्मी चेक, ऑर्डर चेक। जी, ऑर्डर चेक बेटा वो होता है जिसमें स्पेशली किसी शख्स के नाम पर लिखा गया हो। इसमें बेयरर की जगह पर उस शख्स का नेम हम पुट कर देते हैं, वही शख्स अपनी शनाख्त करवा कर अपना ID कार्ड की कॉपी बैंक में जमा करवा कर ये रकम आपके अकाउंट से निकलवा सकता है। और इसमें भी यूँ जैसे ये नेम यहाँ पर एक पुट किया गया, इसकी एग्जाम्पल दी गई है, यूँ नेम हम उसके नेम पर ये चेक जो है वो मेंशन करते हैं। नेक्स्ट वन जो थर्ड टाइप है चेक की वो है निशान ज़दा टैक्स, जिसको क्रॉस चेक भी बोला जाता है। जी, ये एक आम चेक ही होता है किसी शख्स के नेम पर लिखा गया, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि ये चेक के कॉर्नर पर लेफ़्ट साइड पर डबल लाइन, ये आपको नज़र आ रही है, ये डबल लाइन लगाई जाती है। इसके अंदर लिख दिया जाता है पे इन अकाउंट। और ये एक ऐसा चेक होता है जो कि जिस शख्स के नाम पर होता है सिर्फ़ उसके अकाउंट में ही ये जमा करवा कर रकम उधर अकाउंट में ही जा सकती है। इसको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, फौरी तौर पर कैश नहीं लिया जा सकता। और ऐसा चेक अगर कभी गुम भी जाए तो कोई भी शख्स जिसके हाथ में ये जाता है वो इससे मनी कैश नहीं करवा सकता। ये बहुत सेफ़ चेक होता है। मोस्टली बड़े पैमाने पर जो ताजर यूज़ करते हैं वो यही चेक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन जो टाइप है चेक की सफरी चेक। जी, सफरी चेक वो होता है जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा अमाउंट अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह ना खुद ले जा सकता हो और वो सेफ़ ना फील करता हो, तो सेफ़ साइड ये होती है वो बैंक में रकम जमा करवा कर वहाँ से सफरी चेक बनवा लेता है और अपने मुल्क में रहते हुए मतलब किसी भी ब्रांच से कहीं से भी जाकर वो ये रकम हासिल कर सकता है, चेक शो करवा के कैश अवेल कर सकता है। जैसा कि एग्जांपल पुट की गई है कि हबीब बैंक का मुहाफिज़ और यूनाइटेड बैंक का हमरा वगैरह, मीन ये सहूलियात हैं जिनको नेम दिया गया है, सफरी चेक इनके बनते हैं। जी, नेक्स्ट वन है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट वो होता है जब किसी एक जगह से दूसरी जगह, यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है जैसे आपने यूनिवर्सिटी की फ़ी सबमिट करवानी है, आपने किसी अदारे की फ़ी सबमिट करवानी है, किसी दूसरे शहर में किसी शख्स को कोई रकम भेजनी है तो वो बैंक ड्राफ्ट बनवाया जाता है। बैंक में पहले रकम हम जमा करवाते हैं, वहाँ से एक ड्राफ्ट बनवाया जाता है। इस ड्राफ्ट को बेटा पोस्ट भी कर सकते हैं उस शख्स तक जिस तक हमने ये पहुंचाना है, और हम इसको दस्ती ले जाकर हैंड ओवर भी किया जा सकता है और वो शख्स अपने अकाउंट में उसे दर्ज करवा कर रकूम हासिल कर सकता है। जी, नेक्स्ट वन है कफ़ालतें या बॉन्ड। ये लास्ट वन टाइप है हमारे पास ज़र एतबार की, जो कि उसके रवायती आलात में से है।
कफ़ालतें या बॉन्ड्स, बेटा बॉन्ड्स आप सब भी जानते हैं, ये एक तहरीरी वादा ही होता है, डॉक्यूमेंट एक कागज़ का टुकड़ा ही होता है। हुकूमत जब भी कभी हुकूमत को ज़र की ज़रूरत हो, वो आवाम से कर्ज़ लेना चाहती हो, तो वो ये कागज़ के टुकड़े, ये तहरीरें जो हैं, ये आवाम को प्रोवाइड करके ज़र को हासिल करती है। इसमें तारीख़ वगैरह मेंशन की होती, सूद की शरह भी इस पर मखसूस होती है। कुछ बॉन्ड्स इस किस्म के भी होते हैं जिन पर सूद भी मिलता है, कफ़ालतों पर सूद मिलता है। बेटा इन कफ़ालतों या बॉन्ड्स को हम किसी भी टाइम स्टॉक मार्केट में ले जाकर फ़रोख्त कर सकते हैं और ज़र को हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक तो थे जो रवायती आलात हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जदीद आलात को, एतबारी ज़र के और तरसीले ज़र के। इनमें नंबर 1 है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड यू नो वेरी वेल, आई थिंक सो आज के दौर में हर बच्चे को ही क्रेडिट कार्ड का आइडिया होता है। ये है तो एक प्लास्टिक ज़र जो गर्दिश कर रहा है, लेकिन ये है कि इसमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। अब ये ज़र क्या है, ये क्रेडिट कार्ड क्या है? किसी शख्स के पास ज़र नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ख़रीदारी कर सकता है, यानी एक किस्म का कर्ज़ ले सकता है। ये हम किसी बैंक या किसी मखसूस अदारे से बनवा सकते हैं क्रेडिट कार्ड। उसके लिए शर्त ये होती है वहाँ पर हमारा अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, और अकाउंट में मनी ना हो बेशक हम ख़रीदारी कर सकते हैं। बैंक से हमें एक कर्ज़ मिल जाता है, और बैंक हमें ये जो है एक मंथ के बाद हमें एक प्रॉपर ये इसका रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, जो कि एक बिल की टाइप में होता है। जितनी हमने ख़रीदारी की हो हम उसकी रकम अदा कर सकते हैं। और इसमें मज़ीद ये भी होता है, जो भी बैंक या फिर जो अदारा हमें ये क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है, वो इस पर हमसे कुछ पेमेंट लेता है, कुछ चार्जेस उनके होते हैं जो वो लेता है। जिन कंपनीज़ के क्रेडिट कार्ड ज़्यादा कॉमन है, इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड भी हैं, उनमें वीज़ा है जो इंटरनेशनल लेवल पर भी रिकॉग्नाइज है, सबसे पहले मशहूर था ये। उसके बाद नेक्स्ट वन है, अब जो आ रहे हैं इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वो है मास्टर कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये 2 कंपनीज़ हैं जिनके क्रेडिट कार्ड इशू होते हैं, जो हम बैंक से रिसीव कर सकते हैं। और फिर बेटा ये इसकी कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। क्रेडिट कार्ड में फिर मज़ीद ये है कि ये जो है ये क्रेडिट कार्ड बहुत पेचीदा हफाजती खसूसियात का हामिल होता है, क्योंकि कम्प्लेक्स किस्म की सिक्योरिटी इसलिए इसकी होती है, इसमें किसी किस्म का फ्रॉड, धोखाबाजी नहीं की जा सकती। जिस शख्स का जो है उसके प्रॉपर इसमें सिग्नेचर पैनल मौजूद होता है, उसके अकाउंट का रिकॉर्ड होता है, उस पर मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, इन सब की बेस पर ही जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त की जा सकती है। जी नेक्स्ट वन है हमारे पास एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड जो है वो एक एब्रीविएशन है ऑटोमेटिक टेलर मशीन की। एटीएम कार्ड भी एक ज़र प्लास्टिक है, लेकिन क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड जो है जिसको हम डेबिट कार्ड भी कहते हैं, इन दोनों में बेटा डिफरेंस ये है, अक्सर स्टूडेंट इसे मिक्सअप कर देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जनरल नॉलेज भी है। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को तो ये टर्म बहुत अच्छे से आती होनी चाहिए। इसमें डिफरेंस ये है, जो क्रेडिट कार्ड है वो जिस अकाउंट से इश्यू होता है उसमें हमारे पास मनी होना कोई शर्त नहीं है, हम वो बैंक से उधार लेते हैं, एक किस्म का हम खरीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। लेकिन एटीएम कार्ड भी खरीदो फ़रोख्त में यूज़ होता है। उसके लिए शर्त ये है कि हमारे अकाउंट में वो रकम मौजूद हो, जो ज़र नकद हमारे अकाउंट में मौजूद हो। हम उसे एटीएम मशीन से निकलवा भी सकते हैं, हम उससे ख़रीदो फ़रोख्त भी कर सकते हैं। जो एटीएम कार्ड हमारा यूज़ होता है, इसको डिफरेंट वे से नोट डाउन यहाँ पे किया हुआ है बेटे, कि इसको कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। इसमें हम अपने अकाउंट की डिटेल चेक कर सकते हैं, अपनी अमाउंट चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट अवेल कर सकते हैं, इसके थ्रू बैलेंस से मुतल्लक मालूमात हासिल हो सकती हैं। और किसी बैंक की जो अकाउंट हैं वो भी एटीएम कार्ड के थ्रू हम उनको ऑपरेट कर सकते हैं। ये कुछ इसके काम हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये है कि इस अकाउंट में इसमें मज़ीद क्या हो सकता है, हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी को। फिर ये है कि ये जो एटीएम कार्ड जिसको डेबिट कार्ड कहा जाता है बेटे, इसके कुछ और काम भी हैं। ये लेन देन में भी पीओएस ट्रांजैक्शंस के लिए भी यूज़ हो सकता है। ORIX नेटवर्क इसका डिस्प्ले हो सकता है। इसमें जो हम लेन देन करते हैं, जो पेमेंट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, फ़ंड स्टेटमेंट अकाउंट की मरकज़ी ब्रांच में रखे जाते हैं। बेटा इसके जो फ़ंड्स होते हैं वो स्टेटमेंट जो है, जो भी स्टेटमेंट होती है मरकज़ी बैंक में रखी जाती है। लेकिन आपको मेन डिफरेंस ये आता होना चाहिए कि ये अकाउंट में हमारे अमाउंट होनी चाहिए या नहीं, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वन है ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग बेटे ऐसा सिस्टम है, हम घर में बैठे अपने अकाउंट को चेक कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें ये फ़ायदा है, आम रूटीन में हम बैंक जाते हैं तो बैंक हमें पता है सैटरडे संडे ऑफ होता है,
लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग में ये है कि ये फुल वीक 7 डेज़ हम वर्किंग कर सकते हैं। फिर ये है कि ये 24 घंटे हम इसमें ऑनलाइन अपने अकाउंट को चेक कर सकते हैं। हम लोन क्रेडिटिंग के लिए रिक्वेस्ट पुट कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट पुट की जा सकती है। इसमें हम अपना जो भी है वो पेमेंट्स डिफरेंट कर सकते हैं। तो यूँ ऑनलाइन बैंकिंग ने हमें बहुत सहूलत प्रोवाइड की है। ऑनलाइन बैंकिंग के जो फ़वाइद हैं कुछ, उनमें नंबर 1 है हमें सहूलत प्रोवाइड कर दी। मीन्स ये कि ईजी वे हो गया है हमारे लिए जो भी ट्रांजैक्शन करना है, मनी ट्रांसफ़र करना है, कुछ इस तरह से बैंक में हम घर बैठे अचानक से अपने अकाउंट की अमाउंट भी चेक कर सकते हैं। जी नेक्स्ट वन जो इसका टास्क है, जो फ़ायदा है, हमें लेन देन की रफ्तार हमारी तेज़ तर हो गई है। हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एटीएम के तरीक़ाकार से जल्दी। बैंकरी का ये काम उससे भी ज़्यादा जल्दी और मुनज़्ज़म हो रहा है। फिर नेक्स्ट है इस्तेदाद कार, एफिशिएंसी। इस टास्क की एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है कि एक ही सर्विस साइट के तहत हमें बैंक अकाउंट की प्रॉपर उसकी रसाई हमें हासिल हो जाती है और वो बहुत एक्टिव होती है ऑल टाइम। नेक्स्ट है मौसर होना यानी इफेक्टिवनेस। ये साइट जो है वो एक्यूरेट वर्क कर रही होती है। सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं उसके जो हमें फ्राहम किए गए हैं, जिसके थ्रू हम ये एक्ट कर सकते हैं, इसको वर्किंग कर सकते हैं ऑनलाइन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जो 4th फॉर्म है जदीद आलात कार जो ज़रूरत बार के हैं, एमटी बेटा मुखफ़िफ़ है मेल ट्रांसफ़र का। ये भी इंतकाल ज़र का ही एक ज़रिया है और ये बैंक्स के दरमियान में यूज़ होता है। एक बैंक से दूसरे बैंक, मरकज़ी बैंक, क्यों डिफरेंट बैंक्स के दरमियान में, यानी बैंक के अंदरून अमल के लिए ही इसको मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट वन है हमारे पास टीटी मुखफ़िफ़ है टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र का और ये तमाम मुल्की जारी करदा जो भी टीटी टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र है यानी ड्राफ्ट सेक्शन के अजरा वाले रजिस्टर में इसको पुट किया जाता है। जो हम बैंक ड्राफ्ट जो आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, जिस रजिस्टर में उसकी एंट्री की जाती है बेटा उसी में ही टीटी की भी एंट्री की जाती है। टीटी भी एक ऑर्डर होता है, इसके ज़रिए मनी को एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसमें कुछ मैसेजेस सेंड होते हैं, इनवर्ड टेस्ट है, आउटवर्ड टेस्ट है, वो सिर्फ ब्रांचेस आपस में ही बेटा यूज़ करती हैं। जस्ट हमें ये है कि हम टीटी के थ्रू भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ तक तो थे हमारे आलाते ज़र एतबार। एतबारी ज़र के कुछ फ़वाइद हैं जो हमें हासिल होते हैं। नंबर 1 धाती ज़र की बचत, क्योंकि ये बाकायदा ज़र तो नहीं होता, धाती ज़र ना उतनी धात प्रिंट करनी पड़ती है। मींस ये कि बनाने पड़ते हैं सिक्के, ना धात यूज़ होती है, ना कागज़ी नोट उतने बनते हैं। एतबारी ज़र में जस्ट एतबार की बेस पर कागज़ के टुकड़ों के तहत ये सारा काम चलता है। फिर सन्नत और तजारत की तरक्की फ़ास्ट इसलिए हो गई है हमारे पास एतबारी ज़र के तहत हम बहुत सी मनी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, मुल्क के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हुंडी के थ्रू हम विदाउट मनी हम बिज़नेस कर सकते हैं। बैंक से हम डिफरेंट लोन्स ले सकते हैं। ये तमाम सहूलियत हमें मुहैया हो चुकी हैं। नेक्स्ट है कारोबार की वसअत। कारोबार इसलिए वसी हो चुका है कि एतबार ज़र की बदौलत कारोबार में लेन देन में बहुत आसानी हो चुकी है। फिर नेक्स्ट है गैर मुल्की अदायगियाँ। बेटा ये वही चीज़ है, बार बार वही चीज़ें इसमें डिस्कस हो रही हैं। नेक्स्ट है बचत की आदत। एतबारी ज़र इंट्रोड्यूस होने से और बैंक के वजूद में आने से ये हमें फ़ायदा हासिल हुआ है कि लोगों में एक आदत होती है, आदत बनती जा रही है कि वो बचतें करें। लेटेस्ट टाइम में तो ऐसा ही है, हर शख्स चाहता है कि मैं अपने फ्यूचर के लिए सेव करूं, कारोबार के लिए सेव करूं, बैंक में मनी रखवा के मैं नफ़ा सूद हासिल कर सकूं। नेक्स्ट है कारोबारी सलाहियतों से इस्तेफ़ादा। जो शख्स खुद कारोबारी सलाहियतें रखता है लेकिन उसके पास ज़र नहीं है, एतबारी ज़र ने यह भी आसान कर दिया है, वो बैंक से लोन ले सकता है, कर्ज लेकर वो अपना कारोबार को चला सकता है। नेक्स्ट है कीमतों में इस्तेहकाम। जी बेटे ज़र एतबार जो बैंक मनी प्रिंट करती है, कीमतों में इस्तेहकाम इसलिए है क्योंकि कीमतें जो हैं वो ज़र की रसद के साथ मुंसलिक हैं। ज़र की क्वांटिटी जितनी बढ़ती जाती है कीमतें बढ़ जाती हैं, क्वांटिटी कम होती है कीमतें कम हो जाती हैं। लेकिन अगर बैंक जो हैं वो ज़र की प्रिंटिंग मुनासिब करें तो वो ज़र की कीमतों को उतार चढ़ाव को कंट्रोल कर लेते हैं। हुकूमत को कर्जा की सहूलत भी यहाँ से मुहैया होती, बैंकों से हुकूमत ले सकती है। एतबारी ज़र के कुछ नुकसानात हैं, वो आप खुद पढ़ सकते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा अजरा हो जाता है बाज़ुकात, बेजा सरफ़े दौलत, नाअहल ताजर इस तरह से बेटा ये लोन ईज़िली हर कोई अवेल कर सकता है, लेकिन उसमें नाअहल ताजर भी होते हैं जो बिज़नेस में आ जाते हैं। लॉस बहुत सारे लोगों को फिर उसकी वजह से होता है। उजारादारियाँ हो जाती हैं, जो शख्स लोन ले सकता है वही बिज़नेस में आगे आ जाता है। सट्टाबाजी का रुझान ज़्यादा बढ़ता है कि सूद की खातिर ज़र को कंट्रोल में रखा जाता है। ये कुछ पॉइंट्स है उसके लॉस जिसकी तरफ जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा ज़र की रसद। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। जी ज़र की रसद
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक ज़र की रसद से क्या मुराद है। बेटा ज़र की रसद और अशिया की रसद में इतना फ़र्क है। अशिया की रसद वो होती है जितनी मिकदार में कोई अशिया पैदा की जाती हैं, जितनी क्वांटिटी उसकी मौजूद होती है वो उसकी रसद होती है, और वह जब एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाती हैं अशिया और ख़िदमात तो वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ज़र की रसद में ये है कि ज़र जितना प्रिंट होता है वो करेंसी की शक्ल में हो या सिक्कों की शक्ल में, कागजी नोट की शक्ल में, जो भी जितना ज़्यादा एक हाथ से दूसरे हाथ ख़रीदारी के दरमियान में गर्दिश करता है वो ज़र की रसद उतनी ज़्यादा बढ़ती है। वो ज़र की मिकदार को या उसकी रसद को ज़ाहिर करता है। ज़र का ज़ख़ीरा या उसके इजाफे में ज़र की रसद जितनी ज़्यादा बढ़ जाए, उसका ज़ख़ीरा बढ़ जाए, कीमतें उतनी ही बढ़ती हैं। जी, अब हम डिस्कस करते हैं ज़र की रसद के अनासिर कौन से हैं। बेटे ये इसको ज़र की रसद की जब भी डेफिनेशन आएगी आपने ये 3 डेफिनेशन मस्ट है कि पुट करनी है। नंबर 1 है हमारे पास, अगर ज़र में वो करेंसी शामिल हो जाए बेटा जो गर्दिश में है उसको हम सी कहते हैं, यानी करेंसी जो सर्कुलेशन में है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास डी डिमांड डिपॉजिट, ये तलबी अमानतें। सी प्लस डी ये M1 यानी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मनी, ये 2 चीज़ों पर मनी जो है वो इन्हिसार करती है। फिर सेकेंड वन डेफिनेशन, जब हम सी प्लस डी में जो हमारे टाइम डिपॉजिट्स हैं, मियादी अमानतें, उनमें मौजूद रकम को भी शामिल कर लेते हैं तो ज़र की रसद थोड़ी सी वसी हो जाती है उसकी डेफिनेशन। इसको M2 कहा जाता है। थर्ड वन है M3, इसमें यह है सरकारी कफ़ालतों, बॉन्ड्स, तमस्खात वगैरह, और फिर हमारे पास लॉन्ग टर्म जो हमारे पास आ जाते हैं कि लोन्स, वो सब शामिल कर दिए जाएँ तो वो ज़र की डेफिनेशन हमारी वसी हो जाती है। नेक्स्ट है ज़र की रसद के ज़राए कौन से हैं। डेफिनेशन तो बेटा आपने कर ली, अब इसके ज़राए हैं कि ज़र कहाँ से आता है, रसद उसकी कैसे बनती है। नंबर 1 पॉइंट है इनफरादी बचतें। इसमें आम लोगों की बचतें होती हैं, जैसा कि आप, मैं या कोई भी शख्स हम बचतें करते हैं, बैंक में जमा करवा देते हैं, तो यूँ बैंक के पास मनी आती है और वो बैंक आगे लोन्स की सूरत में जारी कर देता है। इस तरह बैंक उससे ज़र मज़ीद तैयार करता है और ज़र की रसद होती है, तख्लीक होता जाता है। अब आम शख्स ज़र की बचतें किस बेस पर करता है, जो इनफरादी बचतें हैं। 2 बातों पर इसका इंसार है। एक तो हमारा बचत करने का इरादा होगा तो डेफिनेटली फिर ही हम बचत करेंगे। दूसरा ये है कि बचत करने की कुव्वत भी मौजूद हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम बचत करना चाहते हैं, पूरा मंथ कोशिश करते हैं कि इस मंथ हमने इतनी सेविंग कर लेनी है, लेकिन ऐसा होता है कि हम वो सेविंग नहीं कर पाते, हमारी वो बचतें नहीं हो पाती हैं। फिर नेक्स्ट है कारोबारी बचतें। कारोबारी बचतें उन रकम पर मुनहसिर होती हैं जो मुख्तलिफ़ कारोबारी जैसे मुश्तरका सरमाए की कंपनियां हैं, उनमें कुछ ऐसे मुनाफाजात होते हैं जिनको तकसीम नहीं किया जाता, उनको महफूज कर लिया जाता है कि कारोबार में कभी अचानक से लॉस हो, कोई मशीन ख़रीदनी पड़ जाए, या कहीं भी कारोबार में उसका इस्तेमाल करने के लिए कुछ रकम को महफूज बैंकों में जमा करवाया जाता है। फिर है सरकारी बचतें। हुकूमत भी बचतें करके बैंक में रखती है। हुकूमत की बचतें क्या होती हैं, हुकूमत जब बजट बनाती है उसमें उनका आमदनी और अखराजात का तखमीना होता है। जब आमदनी ज़्यादा हो और ख़र्च कम हो तो इसे फाजल बजट कहा जाता है। बेटे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पॉइंट आपसे, फाजल बजट से क्या मुराद है, इसमें डेफिनेशन इसकी है जी। अब ये बचतें हुकूमत की तरफ से कौन सी होती हैं, हुकूमत मुख्तलिफ टैक्सों से जो आमदनी हासिल करती है वो बैंकों में रखती है। फिर उसके बाद अंदरूनी बैरूनी ज़राया से वो कर्जा जात लेती है बेटा, वो भी बैंकों में रखती है। फिर मज़ीद अगर हम देखें तो वो बैंक हुकूमत लास्ट वन खसारे की सरमायाकारी करके मज़ीद ज़र ज़मानत जो है उससे भी ज़ायद नोट छाप सकती है। ये तमाम जो हैं ये इस तरह हुकूमत ज़र की रसद में इजाफ़ा करती है। नेक्स्ट है बैंक क्रेडिट। जो बैंक क्रेडिट है, अमानतें जो हैं बैंक में आती हैं, लोग जो बैंक में रकम जमा करवाते हैं, जैसा कि अगर मैं अमाउंट जमा करवाऊँ तो उसमें से 20% जो है वो बैंक अपने पास रखेगा, जो कि जैसे ATM से कभी मनी हमने निकलवानी हो तो उनके पास हो, या चेक लेके जाए उनके पास हो, जो रिमेनिंग उनके पास अमाउंट होती है उसको वो आगे कर्ज़ में जारी कर देता है। और जो लोग कर्ज़ हासिल करते हैं फिर वो बैंकों में जमा करवाते हैं। इस तरह बार बार बैंक ज़र की तख्लीक कर सकता है, ज़र की गर्दिश बढ़ती है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं वो भी ज़र जो है वो बैंक में जमा करवाती हैं, वो भी ज़र की रसद का बाइस बनती हैं। डेफिनेटली उनके पास भी वो लोगों को मुतासिर करते हैं डिफरेंट वे से, वो लोगों को इस लोगों से वो मनी लेते हैं, जैसे इंस्टॉलमेंट्स में मनी होती है। मुख्तलिफ़ लोग अपनी इंश्योरेंस करवाते हैं, ज़िंदगी का बीमा कराते हैं, गाड़ी का बीमा, घर का, मुख्तलिफ़ चीज़ों का बीमा बेटा होता है, उसकी किस्तें जमा करवानी पड़ती हैं, न्यू ज़र उनके पास आता है। इस तरह से वो भी
ज़र की तख्लीक करते हैं। स्टॉक मार्केट में बाज़ार हिस्सेस जो है उसमें बेटा सरमायाकार जो हैं वो डिफरेंट हिस्सेस को, बॉन्ड्स को, कफ़ालतों को सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं, यूँ रकम गर्दिश करती है, ज़र तख्लीक होता है। फिर अब सरमा जो इसमें है इसको हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये क्या होते हैं। हिस्सेस या शेयर्स किसे कहते हैं। शेयर से आपको समझ आ जानी चाहिए। जैसा कि मुश्तरका सरमाए की कंपनियां होती हैं जिनके हिस्सेस के एक शख्स सरमाया नहीं लगा सकता, वो कुछ हिस्सेस बनाकर फ़रोख्त कर देता है, ज़र ऐसे उसे हासिल हो जाता है और वो अपना बिजनेस कर सकता है, नफ़ा नुकसान डिवाइड हो जाता है शेयर्स पर। फिर नेक्स्ट है डिबेंचर। जी, डिबेंचर हमारे पास ये है कि डिबेंचर को अगर हम ये देखें, ये भी होते तो हिस्सेस की टाइप ही हैं। डिबेंचर भी एक सर्टिफिकेट ही होता है जो प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें ये होता है डिबेंचर बेटा, ये होता है इसमें जस्ट प्रॉफिट ही मिलता है, सूद ही मिलता है, प्रॉफिट ही मिलता है, नुकसान नहीं बर्दाश्त करना पड़ता। फिर नेक्स्ट है बॉन्ड्स और बचत के सर्टिफिकेट। जी, बॉन्ड्स और बचत के सर्टिफिकेट जो हैं, बॉन्ड्स और बचत के सर्टिफिकेट्स ऑफ डिफरेंट बैंक से मिलते हैं। बॉन्ड्स भी ऐसे डिफरेंट जगहों से बैंक से भी लिए जा सकते हैं, लोग अपने पास रखते हैं। और ज़र जो है वो यूँ बैंक्स के पास आ जाता है, गर्दिश में निकल आता है, या बॉन्ड सेलर्स के पास चला जाता है, वहाँ से वो ज़र बैंक में जमा करवाते हैं। डिफरेंट किस्म के बेटा इधर मेंशन किया गया है हमारे पास, डिफेंस सेविंग, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स, रेगुलर स्कीम, पेंशन स्कीम, ये तमाम जो हैं ये ज़र, इन सब से ज़र निकल के गर्दिश में आता है। सरकारी कफ़ालतें, लास्ट वन पॉइंट, हुकूमत को भी जब ज़र की ज़रूरत होती है तो वो कफ़ालतें जारी कर देती है। ये एक कागज़ के टुकड़ों टाइप ही होते हैं। इस तरह हुकूमत कर्जा हासिल कर लेती है और इन कफ़ालतों पर सूद प्रोवाइड किया जाता है। यूँ ज़र निकल के लोगों को हाथों से वो गर्दिश में निकल आता है। बेटा यहाँ तक आज का टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ तो कि आपको इसकी काफ़ी हद तक समझ आई होगी। प्रॉब्लम आप डिस्कस कर सकते हैं लेक्चर के टाइम में। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।